एक लड़का अपनी प्रेमिका को पाने की खातिर इस हद तक चला जाता है कि वो कर देता है एक मर्डर। और मर्डर भी ऐसा जो एक परफेक्ट क्राइम बना रहता है 8 साल तक। हालांकि पुलिस वालों के सामने था कातिल, लेकिन पुलिस वाले चाह के भी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत था ही नहीं। इस कत्ल की प्लानिंग एक फिल्म को देखकर की गई थी। आखिर कौन सी थी वो फिल्म, और क्या थी ये प्रेम कहानी, और क्यों हुआ था कत्ल, जानते हैं आज की इस वीडियो में। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक जगह है अलवर। अलवर में एक छोटा सा गांव आता है तपूकरा, वहाँ की ये कहानी है। उस गांव में एक लड़का रहता है, लड़के का नाम होता है कमल सिंगला। उसका छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का काम होता है। उसी गांव में एक लड़की रहती है, लड़की का नाम होता है शकुंतला। ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं तो इन दोनों की आंखें चार हो जाती हैं और इन्हें प्यार हो जाता है। अब कुछ दिनों तो इन दोनों का प्यार गांव और समाज की नज़रों से छुपा रहता है, लेकिन बात धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। ये बात गांव के कुछ लोगों को पता लग जाती है। बात गांव से होते हुए इन दोनों के घर पर पता लग जाती है कि कमल सिंगला और शकुंतला आपस में प्यार करते हैं। ये बात जब शकुंतला के घर वालों को पता लगती है तो वो अपनी इज्जत और बदनामी के डर से एक फैसला करते हैं कि क्यों ना हम शकुंतला की शादी कर दें। अब शकुंतला के लिए एक लड़का देखा जाता है। लड़का उन्हें मिलता है दिल्ली में, एक जगह है समाल खां, वहाँ का रहने वाला रवि। उसके साथ जब शादी की बात चलने लगती है तो इधर शकुंतला बहुत परेशान होने लगती है। पर वो कमल के पास फोन करती है कि अब तुम कुछ करो, मेरे घर वाले मेरे लिए तो एक लड़का देख रहे हैं और उसके साथ मेरी शादी की बात कर रहे हैं। तो कमल कहता है कि तुम परेशान ना हो, मैं इसका रास्ता निकाल लूंगा। इधर शकुंतला के घर वाले शादी की बात आगे बढ़ाते हैं और इधर कमल अपने मिलने का एक रास्ता निकालने लगता है। अब कमल नई नई फिल्में देखने लगता है, नए नए तरीके ढूंढने लगता है कि जिससे हम और शकुंतला एक हो जाएं। आखिर उसे एक फिल्म मिलती है, फिल्म का नाम होता है हमराज। वहां से एक वो प्लान ले लेता है। इसके बाद वो शकुंतला के पास फोन करता है और कहता है कि तुम रवि के साथ शादी करो, बाकी का सब मैं देख लूंगा। जब शादी हो जाती है शकुंतला और रवि की, शकुंतला पहुंच जाती है रवि के घर। इधर शादी से पहले कमल एक बात बताता है शकुंतला को, एक प्लान बताता है। उससे कहता है कि जब तुम रवि के घर जाओ तो उसे टच नहीं करने देना, यानी अपने साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने देना। उसे कोई कहानी बता देना कि हमने अपनी शादी के लिए ये विश मांगी थी। अब शकुंतला ऐसा ही करती है और रवि को एक झूठी कहानी बता देती है कि हम लोग शादी के 2 या 3 महीने तक शारीरिक संबंध नहीं बनाएंगे। हमने कुछ मांगा है अपने और तुम्हारे लिए, हमारी शादीशुदा लाइफ के लिए। अब रवि भी एक पढ़ा लिखा लड़का था, वो ये बात मान लेता है और दोनों के बीच में शारीरिक संबंध नहीं बनते हैं। इसके बाद शकुंतला वापस अपने घर चली जाती है। बात आ जाती है अगले महीने मार्च में। अब कमल शकुंतला के पास फोन करता है और कहता है कि तुम अब अपनी ससुराल जाओ और मैंने एक अच्छा सा प्लान बना लिया है। इधर शकुंतला अपनी ससुराल चली जाती है और इधर कमल एक खतरनाक प्लान बना लेता है। दरअसल वो अपने प्लान में शामिल करता है अपने एक दोस्त गणेश को। उसे वो 70,000 रुपए देता है अपने प्लान में शामिल होने के लिए। उसका प्लान ही इतना खतरनाक था। उसके बाद जब शकुंतला अपनी ससुराल में पहुंच जाती है तो शकुंतला अपने पति से कहती है कि चलो क्यों ना कहीं घूम के आते हैं, और पड़ोस में ही थोड़ी दूर पर हमारे एक रिश्तेदार रहते हैं, वहां हम उनके घर चलेंगे, उसके बाद कहीं घूमेंगे फिरेंगे। अब इन लोगों की प्लान तय हो जाता है। ये लोग घूमने के नाम पे घर से बाहर निकल जाते हैं। इधर कमल और गणेश प्लान के तहत रास्ते में ही 4 व्हीलर गाड़ी लेके मिल जाते हैं शकुंतला को। अब शकुंतला जैसे ही कमल को देखती है तो वो अपने पति रवि से मिलाती है। बाकायदा चारों लोग एक दूसरे से मिलते हैं। तो रवि पूछता है ये कौन है, तो शकुंतला बताती है ये हमारे ही गांव के हैं। तो इस नाते रवि को कोई दिक्कत नहीं होती है, वो लोग बाकायदा हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं।
और बातें करते हैं। इसके बाद कमल शकुंतला और रवि से कहता है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो एड्रेस बताता है कि मुझे ऐसी ऐसी जगह रिश्तेदारी में जाना है। तो कमल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग पैदल या किसी भाड़े की गाड़ी से क्यों जाओगे, हमारे पास अपनी 4 व्हीलर है, तुम लोग इससे चलो। वो लोग भी तैयार हो जाते हैं इंसानियत के नाते कि सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। अब वो लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं और चले जाते हैं अपनी लोकेशन की तरफ। जब लोकेशन से उस पते पे पहुंचने से कुछ दूर पहले गाड़ी रुकती है और शकुंतला उतरती है और वो चली जाती है रिश्तेदारी की तरफ। अब जैसे ही रवि उतरता है तो कमल उसे रोक लेता है और कहता है कि कुछ देर रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब रवि भी रुक जाता है कि शायद इसे किसी मदद की जरूरत हो, तो इतने में कमल उसे पानी ऑफर करता है। रवि पानी पी लेता है। पानी में प्लान के तहत कुछ नशीली दवा मिली होती है। रवि जैसे ही पानी को पीता है, रवि बेहोश हो जाता है। इसके बाद कमल और गणेश दोनों मिलकर उसका गला घोट देते हैं और गाड़ी दिल्ली से मोड़ लेते हैं राजस्थान के अलवर की तरफ और अलवर में टपूकरा की तरफ। जब उसका मर्डर कर देते हैं, मर्डर करने के बाद जब रात हो जाती है, जब टपूकरा में गाड़ी पहुंच जाती है, उसके बाद एक गड्ढा किया जाता है। गड्ढा करने के बाद रवि की लाश को उसमें दफन कर दिया जाता है। इधर ये मैटर क्लोज हो जाता है। उधर जब अगली सुबह आती है तो शकुंतला वापस अपनी ससुराल पहुंचती है और सास ससुर से जाके कहती है कि रवि को जहां लेकर मैं गई थी, रवि वहां भी नहीं पहुंचा है, क्या रवि घर पे वापस आया है। तो जैसे ही उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि रवि तो तुम्हारे साथ ही गया था, आखिर रवि चला कहाँ गया। उसके बाद शाम होते होते घर वाले इंतजार करते रहते हैं कि रवि शायद वापस आ जाए, लेकिन रवि की कोई खैर खबर नहीं मिलती है। उसके बाद रवि के पापा जय भगवान एक फैसला लेते हैं। वो सीधे पुलिस थाने पहुंच जाते हैं। वहां जाके गुमशुदगी और पकड़ की कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। इसके बाद पुलिस वाले केस की छानबीन करते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके बाद ये मामला आगे बढ़ता रहता है और धीरे धीरे 6 से 7 महीने हो जाते हैं। जब पुलिस कुछ कर नहीं पाती है तो रवि के पापा एक फैसला करते हैं, वो सीधे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा देते हैं। इसके बाद कोर्ट ऑर्डर देती है कि अब इस केस की जांच दिल्ली क्राइम ब्रांच करेगी। जब जब जांच क्राइम ब्रांच के हाथों में आती है तो क्राइम ब्रांच अपनी जांच आगे बढ़ाती है और जांच चलती रहती है। धीरे धीरे इस केस को 8 सालें बीत जाती हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच को कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था। आखिर क्राइम ब्रांच को अपने सोर्सेस के माध्यम से पता चल गया था कि इस कत्ल के पीछे कौन है, लेकिन पुलिस वालों के पास, क्राइम ब्रांच के पास कोई ऐसा सबूत ही नहीं था जिसे वो इन्हें गिरफ्तार कर सकें और अदालत में पेश कर सकें। इसके बाद पुलिस वाले एक फैसला करते हैं, गांव में कुछ सिविल ड्रेस में पुलिस वाले तैनात करते हैं। जब वो सारी कहानी बाहर निकालते हैं, उसके बाद पुलिस वाले एक और फैसला करते हैं, अदालत जाते हैं और वहां से ऑर्डर लेते हैं कि हम गणेश और कमल की ब्रेन मैपिंग कराएंगे। इसके बाद इन दोनों की ब्रेन मैपिंग कराई जाती है गुजरात में, जहां इनसे एक सवाल पूछा जाता है ब्रेन मैपिंग के दौरान कि आखिर रवि कहाँ है। तो कमल का दिमाग बोल पड़ता है कि वो तो जमीन के अंदर दफन है। फिर उससे एक और क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर वो जगह कहाँ है, तो वो जगह तपूकरा की बताता है, जो राजस्थान के अलवर में स्थित है। उसके बाद पुलिस वाले तपूकरा पहुंचते हैं, बाकायदा वहां एसडीएम साहब पहुंचते हैं। उनकी निगरानी में जब उस गड्ढे की खुदाई की जाती है तो तकरीबन 4 से 5 फीट खोदने के बाद वहां हड्डियां मिलती हैं। जाहिर सी बात है कि 8 साल के बाद वहां कोई पूरा कंकाल निकलने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। वहां से हड्डियां, टोटल 25 हड्डियां निकलती हैं। उन हड्डियों का जब डीएनए कराया जाता है रवि के माता पिता से, तो डीएनए मैच हो जाता है। इसके बाद पुलिस वाले इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। कमल और गणेश को अब तलाश होती है शकुंतला की। शकुंतला भाग जाती है, इधर उधर छापेमारी की जाती है। आखिरकार शकुंतला को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।
फिर पुलिस इन्हें अदालत में पेश करती है। ये कहानी इतनी शॉकिंग थी, एक परफेक्ट मर्डर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी ने इस परफेक्ट मर्डर को विफल बना दिया। और हकीकत यही है कि इस दुनिया में कोई परफेक्ट क्राइम या परफेक्ट मर्डर होता ही नहीं है। कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। आज की कहानी में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।